भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत ही परेशानी युक्त वातावरण में आकर खड़ी है। यह बात सच है कि कोरोना के कारण विश्व में तमाम समस्याएं हैं, परंतु यह भी समस्या है और सच है कि पिछले 300 वर्षों में विश्व के इतिहास में अठारहवीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी और फिर अब 21वीं शताब्दी में तमाम प्रकार की आर्थिक समस्याएं हमारी अपनी गलतियों के कारण आई हैं। कारण यह है कि हमने जो हमारी मुख्य आवश्यकता है, भोजन, कपड़ा, मकान, इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। हमने भोजन की पद्धतियों को बदला है। हमने अपने पशुओं से मिलने वाले दूध को छोड़ के कुत्ता पालना शुरू किया। गाय पालने में हमें अपराध लगता है, लेकिन कुत्ता पालना हमारे लिए बड़ा सम्मान का विषय लगता है। मैं ये नहीं कहता कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए, कुत्ता जीव है और उसे भी पालना चाहिए, परंतु सबसे पहले हमें अपने लिए उपयोगी जानवरों को पालना चाहिए। और हर काल में गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, इस सब का रख रखाव मनुष्य अपने दोस्त बना के करता था। हमने बैलों से दोस्ती छोड़ा, हम ट्रैक्टर को ले आए। हमने हवा को गंदा कर दिया। भगवान ने हमें पानी फ्री का दिया था और हवा दिया था, तो हवा को शुद्ध करने के लिए जंगल हमको दिया, वनस्पतियाँ दिया। आज दुनिया में लगभग 87 लाख प्रजातियां हैं जीव और वनस्पतियों की, जो घटती बढ़ती रहती हैं। हमने वनस्पतियों को संरक्षित नहीं किया। हम बड़ी बड़ी सड़कें बनाने के अभियान में लग गए और सड़कों बनाने के चक्कर में हमने पूरा वायु प्रदूषण कर डाला। निर्माण के चक्कर में और उद्योगों के चक्कर में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, तो ये तमाम समस्याएं हमने स्वयं पैदा किया। इसे कोई ईश्वर ने पैदा नहीं किया। ईश्वर ने तो हमको हवा और पानी फ्री में दिया। अब हम हवा और पानी भी बेच रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। ये सारी समस्याएं, मसाला, भारत जैसे उद्योगों के बारे में इसके पहले विश्व के आर्थिक इतिहास और भारत का आर्थिक इतिहास, जीडीपी, इसके बारे में अलग वीडियो जारी कर चुका हूँ। आज मेरा यहाँ कहना यह है कि इन समस्याओं के निराकरण के लिए क्या किया जाए। समस्याएं तो पैदा हो गई। सबसे पहले तो हमें राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, हमें अंग्रेज़ों की दी गई कलेक्टर नीति को बदलना होगा और इसके स्थान पर हमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों को संसद में भेजना होगा। नौकरशाही समाप्त करनी होगी और नौकरशाही समाप्त करने के लिए हमें जनतंत्र स्थापित करना है और नौकरशाही नहीं बनाना है। तो जनतंत्र स्थापित करने के लिए हमें कलेक्टर की जगह पर सांसद कार्यालय बनाने होंगे। एसडीएम, तहसीलदार की जगह हमें विधायक कार्यालय बनाने होंगे। ग्राम पंचायतों में सरपंच को अधिकार देने होंगे। उनको बर्खास्त करने की ताकत सरपंच को सांसद
जनप्रतिनिधियों को है और जनता को उनको आपस बुलाने की ताकत है। उन्हें सस्पेंड करना के प्रावधान जनता को देना होगा। हमें प्रत्येक ग्राम स्तर पर प्राध्यापक मैं बार बार कहता हूँ कि हमें ये LPG और PPP उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की जगह लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन और PPP प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जगह हमें जनतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना होगा। ग्राम स्तर की पंचायतों को सुदृढ़ करना होगा। ग्राम स्तर पर हमें आय प्रणाली विकसित करने की योजनाएं बनानी होंगी। ग्राम स्तर पर हमें, और इसलिए मैं कहता हूं कि हमें राम की नीति अपनाना होगा। राम का मतलब यहाँ RAM से रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। हमें शोध पे ध्यान देना होगा। हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से विकास को गति दे सकते हैं। हमें देखना होगा कि हम प्रशासनिक क्षमता कैसे डेवलप करें अपनी जनता में और जनतंत्र में, और प्रबंधन को किस तरीके से सुदृढ़ करें। इसके लिए हमें चाणक्य जैसे विद्वानों की नीतियों को देखना होगा, क्योंकि उनके समय ग्रोथ रेट 35% का था। तो आखिर क्यों था? उन्होंने 2 बातों पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया था, और वो पहली बात थी कि निजीकरण ग्रामीण स्तर पर होना चाहिए, कृषि उद्योगों का होना चाहिए, कुटीर उद्योगों का होना चाहिए। बढ़ई, लोहार, कुम्हार, कहार, ये जितने हमारे टेक्निकल लोग हैं, इनका निजी क्षेत्र ग्रामीण अंचलों में कुटीर उपक्रमों में काम होना चाहिए, और औजार वगैरह कुटीर उपक्रमों में बनना चाहिए। इसमें बड़े पूंजीपतियों का धन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उनका धन लगने तो सब लोग फिर गरीबी में आ जाएंगे। उनको ब्याज भुगतान करने में, जैसे हमारी सरकार आज 109 लाख करोड़ के कर्जे में है और लगभग 7 लाख करोड़ के ब्याज फुटा रही है। पूरा बजट का 18% ब्याज में जा रहा है। ये समस्या तो कोरोना से नहीं है, समस्या पहले से है कि बजट में 18% हम ब्याज फुटा रहे हैं, और आंतरिक कर्जा उसमें सबसे ज़्यादा है। 95% के आसपास आंतरिक कर्जा है। 7 लाख करोड़ हम ब्याज फुटा रहे हैं। तो हमें इन पूंजीपतियों को, जो 109 लोग, मैंने भारत में स्थिति यह है कि केवल 9 लोग 50 करोड़ लोगों की संपत्ति के मालिक बने बैठे। प्राकृतिक संपदा उनके हाथों में चली गई है। तो प्राकृतिक संपदा को सार्वजनिक उपक्रमों में लाना चाहिए। शासकीय स्तर पर शासकीय कर्मचारी रखे जाएं, लेकिन सांसद और विधायक और अन्य जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके अपने कार्यालय हों और उनके अधीनस्थ शासकीय कर्मचारी काम करें। सांसद जब संसद चलता है, विधानसभाएं चलती, तो उस समय वहाँ जाके भाग लें। बाकी समय वो अपने कार्यालयों में बैठें और कार्य का संपादन करें, जिम्मेदारी पूर्ण करें, जिससे कि वे जनता को जवाबदेही पूरा कर पाएँ, उन जनता के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन कर पाएँ। हमें यह ध्यान होगा कि ग्राम स्तर पर विकास समितियों का निर्माण किया जाए, आर्थिक विकास समितियों का निर्माण किया जाए, अर्थशास्त्र के प्राध्यापकों को, वाणिज्य के प्राध्यापकों को वहाँ रखा जाए। जिला स्तर पर हर क्षेत्र के लिए हमारे प्राध्यापकों का सहयोग लिया जाए। कक्षा 10वीं तक सभी को पढ़ाया जाए और 10वीं के बाद 2 साल का प्रशिक्षण देकर लोगों को विभिन्न व्यवसायों में लगा दिया जाए। केवल 1% लोगों को ही उच्च शिक्षा के लिए परीक्षा लेकर और फिर आगे बढ़ाया जाए और उनके लिए कार्य पहले से तय कर दिया जाए, जिससे कि वे बाद में बेरोजगारी की स्थिति की तरफ कोई व्यक्ति न जा पाए। 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए। भोजन व्यवस्था की पद्धतियां हर विकासखंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर विकसित की जाए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिल पाए। बना बनाया भोजन सस्ते भाव में मिल जाए, सस्ते रेट में मिल जाए। मोबाइल फ़ोन से ऑर्डर ले लिया जाए। परिवहन की समुचित व्यवस्था की जाए। ग्राम विकासखंड स्तर पर आपस में आने जाने के लिए बैलगाड़ियाँ रहें और बाकी हर विकासखंड को ट्रेनों से, मालगाड़ियों से, परिवहन के साधनों से जोड़ दिया जाए। कम से कम डीजल और पेट्रोल का उपयोग किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बिजली के इंजनों का प्रयोग किया जाए। रेलगाड़ियों का विकास किया जाए। बैंकों का एकीकरण कर दिया जाए। एक बैंक रहे जिससे एक खाता हो। 10 जगह खाता होने से
अफरा तफरी रहती है, लोग अनियमितताएँ करते हैं और अपना पैसा 10 जगह जमा करके और उसका विवरण सरकार तक पहुंचने में बड़ी परेशानी होती है। तो ये भी ध्यान रखा जाए कि हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दें। स्वरोजगार नियंत्रण संवर्धन आयोग बना के सारे स्वरोजगार जितने भी लोग कर रहे हैं उनकी भी आय की व्यवस्था की जाए, उनको पब्लिक सेक्टर में ला लिया जाए, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और उनके कार्य को निर्धारित करने के लिए प्लान बन जाए। जितने लोगों के पास ज़्यादा आय है उनकी जांच होनी चाहिए। एक से ज़्यादा मकान जिसके पास है उसको टेकन ओवर कर लेना चाहिए। ज़्यादा मकान बना के प्रदूषण को नहीं बढ़ाना चाहिए और ज़मीनों को बंजर नहीं बनाना चाहिए। उसके लिए हमें खेती में पानी की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी की सुविधा हो जाए और साथ में उर्वरकों की कम प्रयोग हो, गाय पशुपालन ज़्यादा हो, बैलों का खेतों में प्रयोग हो, ट्रैक्टर को वहाँ से हटा दें। मसाला उपक्रम, अन्य उपक्रम को जैसे प्राचीन परंपराओं से लोग कुटाई वगैरह करते थे उस तरीके से किया जाए। और हमारे पास मैन पावर ज़्यादा है, पशु ऊर्जा ज़्यादा है, उसका प्रयोग हो, कोल्हू का प्रयोग हो। गन्ना में बड़ी बड़ी मशीनें लगा के शक्कर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास व्यवस्था है। जब कोल्हू की व्यवस्था है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ गुड़ वगैरह का प्रयोग किया जाए और बैलों का पूरा उपयोग किया जाए, पशुओं का पूरा उपयोग किया जाए, श्रम शक्ति का पूरा उपयोग किया जाए। क्योंकि अगर हम श्रम शक्ति को 20 साल तक खाली रख देते हैं तो प्रतिदिन अगर वो 1000 रुपये या 500 रुपये का काम करता, महीने में 15,000 का काम करता, 2 साल में 2-2.5 लाख का काम करता, 20 साल तक अगर वो काम नहीं करेगा तो करोड़ों रुपये का देश को क्षति होती है, जीडीपी नुकसान होता है, प्रति व्यक्ति आय घटती है, राष्ट्रीय आय घटती है। तो इस तरीके से श्रम शक्ति का दुरुपयोग न करें, पशु ऊर्जा का दुरुपयोग न करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो जीडीपी हमारी फिर से 30-35% में पहुँच जाएगी। पशु ऊर्जा का समुचित उपयोग हो जाएगा, श्रम शक्ति का समुचित उपयोग हो जाएगा। स्वरोजगार को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में प्राकृतिक संसाधनों को पूरा विदोहन पब्लिक सेक्टर में करें। ये पीपीपी से काम नहीं चलेगा। एलपीजी हम कुछ समय के लिए थोड़ा सा कम करें, हम अपने इंपोर्ट को घटा लें और एक्सपोर्ट अगर हमारा बढ़ जाएगा तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण घटक होगा। हम कोयला में, लोहा में जो पीपीपी ला रहे हैं पर टोटल निजीकरण कर दे रहे हैं और टोटल पब्लिक सेक्टर ख़त्म कर रहे हैं। रेलवे को हम पब्लिक सेक्टर से अलग हटा दे रहे हैं। हम कम से कम संचार माध्यमों को तो प्राइवेट में ना जाने दें। हम वहाँ 4G और 5G क्यों नहीं ला सकते? हमें एक न्यूनतम वेतन आयोग का भी अधिनियम बनाना चाहिए कि व्यक्ति को 25% एक न्यूनतम वेतन तय हो और बाकी 75% उसके दक्षता पर, एफिशिएंसी पर निर्भर हो। और ऐसा मत हो कि भाई सबको बराबर बाँट चल रही है, कोई काम करे तो भी उतना ही मिल रहा, ना करे तो भी उतना ही मिल रहा है। तो ऐसे में लोगों को काम ना करने की प्रवृत्ति जागृत हो रही है। तो न्यूनतम वेतन अधिनियम ला के 25% कम से कम लोगों को भुगतान हो, जो काम करें उसकी एक सीमा फिर भी तय हो और अन्य कामों के लिए उनकी दक्षता के आधार पर उनका सैलरी ज़्यादा या कम हो जाए। तो इससे क्या होगा कि लोगों में काम करने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। और इस तरीके से तमाम हमें संशोधन लाने होंगे विभिन्न स्थलों पर, विभिन्न जगहों पर, संसद से लेकर। और चाणक्य नीति को एक बार अध्ययन किया जाए, उस पर एक कमेटी बनाया जाए, संवैधानिक व्यवस्था में फिर से बदलाव लाया जाए और समस्त जाति के जो परंपरागत काम है अगर वो करते रहें तो कोई बात उसमें तकलीफ़ की बात नहीं है, भेदभाव की बात नहीं है। सभी संप्रदायों को प्रेम से अगर देखा जाए तो कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। भारत और विश्व सनातन परंपराओं से उदय हुआ राष्ट्र और विश्व है। हमें फिर से सनातन परंपराओं की स्थापना का प्रयास करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय ब्रह्मांड। धन्यवाद।